नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। कर्नल अजय रैना जुड़ गए हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। धन्यवाद ओमकार जी। और टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन चलो आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। मैनेजिंग जी, सबको नमस्कार और आपको धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने व्यस्त शेड्यूल में से समय निकालने के लिए। अजय जी, ईरान पर बात करते हैं। सबसे पहले ईरान में जो कुछ पूरी दुनिया इस समय देख रही है, ये हालात क्यों पैदा हुए हैं? आप इंटरनल हालात की बात कर रहे हैं कि ओवरऑल अंदर बाहर दोनों? मुझे लगता है कि इंटरनल शायद बाहर से ही जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक तो हैं वो। तो थोड़ा सा ये बताइए कि चल क्या रहा है और इसके पीछे की ताकतें कौन हैं, और ये अच्छे के लिए हो रहा है या कुछ अनिष्ट होने वाला है? जी, आप अगर वेस्टर्न प्रोपेगेंडा को साइड पे रख देंगे और थोड़ा इसको डीपली एनालाइज करें, और जो कल ईरानियन गवर्नमेंट ने सारे एम्बेसडर्स को बुला के दिखाया, तो ये बड़ा क्लियर है कि ऑफ कोर्स बाहर वाले तभी मछली पकड़ने आते हैं जब आपके घर का पानी हिल रहा होता है। वो तो अंदर से स्टार्ट होता है ना हमेशा। तो प्रॉब्लम ये जो हुआ था राउंड है, इसमें उनकी करेंसी बड़ी ज़्यादा डिप्रिशिएट कर गई है। ऑलरेडी सैंक्शन है 45 साल से, ऊपर से इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, तो लोग गली में आ गए और उन्होंने शोर मचाना शुरू किया, प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए। अब उस प्रोटेस्ट में वेस्टर्न मीडिया ने पहले ये लाइन पकड़ी कि देखो ईरान जो है वो टोटल आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, छोटे छोटे शहरों में आग लग चुकी है, ये हो रहा है। ईरानियन टीवी उसी प्रोटेस्ट का फोटो दिखा रहा है जूम करके कि उसके अंदर लोग जो हैं वो यूएस को गालियां निकाल रहे हैं और खुमैनी के समर्थक में नारे लगा रहे हैं। बट हद तब हो गई जब बाहर से एलिमेंट्स आए दो। एक एमआईए ग्रुप है जो अल्बेनिया में रहता है, बेसिकली एंटी ईरान, उसको वेस्टर्न पावर्स सपोर्ट करती हैं, और कुर्द जो हैं जो अपने कुर्दिस्तान मानते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट ईरान जो इराक जो है वो ईरान को, जो नॉर्थ वेस्ट ईरान है उसको जो पूरा एरिया है वो कुर्दिस्तान वाले कहते हैं हमारा है। इधर बलोच आपने देखा कि जब से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए तो बलोचिस्तान में बलोचों ने पाकिस्तानियों को मारना बंद कर रखा है, और तो और जफर एक्सप्रेस चल पड़ी, बिकॉज वो भी उधर हैं। तो कल आपने न्यूज़ देखी होगी कि ईरानियन गवर्नमेंट ने कल काफ़ी सारे पाकिस्तानी बलोच पकड़े, टेररिस्ट ईरान के अंदर। उन्होंने एक मेजर साहब को मारा था। उसके बाद कुर्द जो आए 400 के आसपास कुर्द ईरान में भेजे गए कि प्रोटेस्ट में जाओ और लोगों को मारो और एक एक जिसको कहते हैं नारकी सी फैलाओ। टर्की जो है वो यूएस का गेम, नेटो का मेंबर है, यूएस का सपोर्टर है, लेकिन टर्की ने खुद ही ईरान को बता दिया कि भैया हमारे इलाके से निकल के इराक से आपके पास 400 बंदे आ रहे हैं, तो ईरान ने उनको न्यूट्रलाइज कर दिया। जो एमआईए के 3000 नंबर, उनका जो गैंग नंबर है 3000 के आसपास है, बट उसमें सोच कोई कहता है 500 के, कहता है 1000 लोग अंदर आए हैं। जो कल वीडियो इन्होंने दिखाया वेस्टर्न वर्ल्ड को सबको, उसमें ये दिखाया गया कि प्रोटेस्ट चल रहा है और प्रोटेस्टर्स एक दूसरे को मार रहे हैं गोली चला के। तो मेरा माइंड एकदम से चला गया संभल की घटना पे, जहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था मस्जिद पे और गोली चल गई, पठानों ने लोकल्स को मारा और फिर कुछ घंटों के लिए इल्ज़ाम लगा सरकार के ऊपर। बाद में वीडियो सामने आ गया तो लोग ठंडे हो गए। तो ये जैसे आपने कहा कि नेचुरली बाहर वाली जो बहुत बड़ी ताकतें इसके पीछे थी, वो चाहती थी कि इन ट्रबल्ड वाटर में फिश करें और इसका फ़ायदा उठाएं। दूसरा जो आपने पूछा कि ये सही है कि गलत है, उसमें कौन वेस्टर्न, आपको पता ही है, अमेरिका है और इजराइल है, उनका सीधा सा है, और ईरान जब तक नेटो है तो वो सारा सबका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। बट अदरवाइज अगर आप ये देखें कि इसका क्या हो सकता है, एक अगर हम ये मान के चलें कि हाँ जी अराजकता फैल चुकी है, अनारकी आ चुकी है, बस टूटने वाला है, तो ईरान जो है वो बांग्लादेश की तरह नहीं है, वो पाकिस्तान की तरह है। उसमें एथनिसिटी जो है, नॉर्थ की तरफ आप देखेंगे अजरबैजान के साथ जो उसका इलाका जुड़ता है, वहाँ अजर रहते हैं और वो कहते हैं कि हमने इंडिपेंडेंट होकर अजरबैजान के साथ जुड़ जाना है। वेस्ट में उनके अरब्स हैं जो पर्शियन नहीं है, जो अरब मूल निवासी हैं, वो चाहते हैं कि हम अरबिस्तान बनाएं। बीच में इनका पर्शियन पास्ट वाले जो रीजनल अफगान है, नीचे बलूचिस्तान है। इसके अलावा दो और छोटे छोटे प्रोविंसेस हैं जो जो कि भागने के उस पे कगार पे बैठे हैं। तो कोई भी बाहर की इंटरवेंशन अगर इसके अंदर होती है और रजीम चेंज की जाती है, तो दो तरीके हैं उसको देखने के। पहला,
जो यूएस का रिकॉर्ड है, जहां इसने रिजीम चेंज करी उस देश में सिविल वॉर शुरू हुई, चाहे वो लीबिया था, वॉर लाइक सिचुएशन आप देखिए तो बांग्लादेश में भी है, ईरान में हुई, और नेपाल में भी ऑलमोस्ट जब लोगों ने अपने मिनिस्टर की वाइफ को मार दिया तो वो एक जो नेपाली करेक्टर का हिंदू करेक्टर में नहीं आता तो वो एक एक्सट्रीम पे चले गए। उस हिसाब से देखेंगे तो ईरान का टूटना तय है। अगर ईरान टूट गया तो वो सबसे जो बड़ा नुकसान होगा वो हमें होगा। उसका कारण ये है कि ये तुर्की की गेम प्लान है कि मैं कैलिफेट बनाऊंगा जो सीरिया से होते हुए कुर्दिस्तान को ख़त्म करके इराक, ईरान और पाकिस्तान और फिर जिनजियांग और भारत और इंडोनेशिया तक जाने का उसका जो ख्वाब है, उसमें आज ईरान बीच में खड़ा है, ऊपर अफगानिस्तान खड़ा है। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। अगर ईरान इस तरीके से टूट गया तो अगर बलूचिस्तान बन जाए ईरान का कल को, अब मान के चलिए, तो पाकिस्तान का बलूचिस्तान भी हाथ से निकलना तय है। तो उस टाइम जो वेव आएगी ना डिस्टर्बेंस की वेस्ट से, वो सीधी हमारे बॉर्डर के मेरे दरवाजे पर आके खड़ी हो जाएगी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आप रिजीम चेंज करिए, अब शाह को लेके आइए, पपेट। यूएस की हमारे साथ आज बनती नहीं, कल को उनका जब पपेट वाला बंदा आएगा तो वो भी हमारे साथ अच्छा नहीं करेगा। और शाह फैमिली का रिकॉर्ड है कि हमेशा उसने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मिलिट्री हेल्प की है। 65-71 में वो हमारे दोस्त नहीं है, वो हमारे शत्रु थे। उस मामले में खुमैनी साहब जैसे भी हैं, देखो हमें क्या जरूरत पड़ी है ओंकार जी, जो जिस देश में करता है वहाँ के ऑर्गेनिक लोग हैं, उनका सिस्टम है, प्रोटेस्ट करेंगे, जो करें ठीक है। हम बड़ा एक राइट हर हाई मॉरल ग्राउंड ले लेते हैं 2 मिनट में और हम कहते हैं कि हम सही हैं और हमारा सोचना सही है। अफगानिस्तान में भी दुनिया ने तबाही मचाई इसी चक्कर में। हर जगह के अपने रिचुअल्स हैं, अपने वो हैं। अगर उन्होंने पूरा कन्वर्ट किया, अब लोग कहते हैं सारे पर्शियन बन जाएंगे। कैसे पर्शियन बन जाएंगे? वहाँ एक रजीम है, तो कोई रजीम कम से कम 50-60% लोगों की सपोर्ट पे चलती है ना। तो 40% पर्शियन बन गए और 60% इस्लामिक रहे और उन्होंने उनको ठोक दिया तो क्या करेंगे? तो ये कहने की बातें हैं। तो शाह जैसी एक पपेट का ईरान में आना हमारे लिए अगेन अच्छा नहीं है। वो हमारा खुमैनी का, आप ये समझिए, खुमैनी एक शिया सुन्नी का बैलेंस, हमारे जो कश्मीर में आपने चेंजेस देखे, शियाज की आपने आवाज़ सुनी रिसेंटली, उनका मुहर्रम का जुलूस निकला 45 साल के बाद, खुमैनी की सपोर्ट में लोग सड़कों में आए। ये पहले कश्मीर में नहीं होता था, क्योंकि कश्मीर के जो टेररिज्म या जो रेडिकलाइजेशन है वो पाकिस्तान से मोटिवेटेड है। पाकिस्तान में शियाज को मुस्लिम नहीं माना जाता, तो कश्मीर के अंदर आपने शियाज को खड़ा किया, उनकी हेल्प की। इनफैक्ट आज उमर अब्दुल्ला साहब जो चीफ मिनिस्टर, उसके सबसे बड़ा जो क्रिटिक है उसकी अपनी पार्टी का रहमतुल्लाह, वो शिया है। तो आपने एक सोसाइटी का बैलेंस किया है। तो इसमें आप ईरान का मान के चलिए, ईरान का भी एक कुछ ना कुछ योगदान है। तो हमें अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए। ईरान पे डैमेज ना हो, इमरान जैसा है वैसा रहे, रिफॉर्म हो जाएं, रजीम थोड़ी खुल जाए, औरतों को ना खराब तंग करे, वो हम सब मानते हैं। उसके आगे हमें ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। प्रेजेंट स्टेट में ईरान जैसा है वो हमारे लिए आई थिंक ठीक है। दोनों जो मैंने पॉसिबिलिटी बताई, रजीम चेंज के बाद सिविल वॉर या रजीम चेंज के बाद शाह का आना, वो हमें चुभेगा एक लॉन्ग रन। जी अजय जी, आज ये सलाह दी गई है, एडवाइजरी जारी की गई है भारत की तरफ से कि भारतीय ईरान को तुरंत छोड़ दें। अब बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि 12,000 के आसपास मारे जा चुके हैं। आज ही एक खबर में देख रहा था कि 300 शवों को एक साथ तेहरान में दफनाया गया है। एक कोई प्रदर्शनकारी है जिसको फांसी पर चढ़ाया जाना है, वही क्रेन वगैरह लगा करके, कुछ इस तरह की चीजें आ रही हैं। तो क्या हम ये मान करके चल रहे हैं, यानी भारत मान करके चल रहा है कि देर सवेर निकट भविष्य में कोई बड़ी कार्रवाई, कोई बड़ा हमला ईरान के ऊपर हो सकता है, इजराइल या अमेरिका की तरफ से, या अमेरिका के कहने पर इजराइल की तरफ से, इसलिए भारतीयों को सलाह दी जा रही है कि आप तुरंत निकलिए वहां से? जी, बहुत पॉसिबल है। उसके कुछ कारण हैं। इसराइल का हम सब हिमायती हैं। जो 7 अक्टूबर उनके साथ हुआ वो तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। उनके साथ वैसे भी जो होता है ठीक नहीं था। लेकिन आप ये देखेंगे, यही नेतन्याहू 1995 से बोल रहा है कि बस अभी ईरान हमें ठोकेगा, बस ईरान इसराइल को खत्म कर दो। 1995, 30 साल हो गए सेम राग गाते हुए। और ये राग जो है वो अमेरिका में सुना जाता है, क्योंकि अमेरिका के ज्यूज इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। न्यूयॉर्क टाइम्स का मालिक भी अमेरिकन ही है, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के, आपको पता है कितना इन्फ्लुएंस है पैसे का और उसका। लेकिन
ये तो पिछले इतने सालों से सिचुएशन चल रही है, लेकिन जब जून पिछले साल 24 में जब हुआ, जून 25 में जब अमेरिकन के बॉम्बर्स आए, आपने देखा होगा कि अमेरिका ने कितना हेजिटेट किया, वो विलिंगली नहीं सामने आया। और जब वो आया तो सबने पता लग गया कि ये नूरा कुश्ती थी, वो ईरान को बता के आया, ईरान ने अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी खाली कर दी और बॉम्ब फेंक फूंक के चला गया। तो अमेरिका भी समझता है कि ईरान जैसे बड़े देश को आप बम्बार्डमेंट करके खत्म नहीं कर सकते। हाँ, आप न्यूक्लियर स्ट्राइक करके खत्म कर सकते हो, पर आप फिर न्यूक्लियर स्ट्राइक अगर ईरान पे करोगे तो फिर एक नया नॉर्मल आप सेट कर दोगे, क्योंकि आज की डेट में न्यूक्लियर बेसिकली डराने के लिए है, न्यूक्लियर वेपन यूज करने के लिए नहीं है। अमेरिका ने ही यूज किए हैं, बाकी किसी ने नहीं किया आज तक। लेकिन अमेरिका की मजबूरी है कि वो अटैक करेगा। उसका पॉसिबिलिटी ये है, इजराइल का रोना धोना तो जो है वो है, नेटो टूट रहा है। नेटो में खलबली मची है ग्रीनलैंड को लेके। जब तक ये वेनेजुएला, क्यूबा, कोलंबिया, मेक्सिको इनको तंग करता रहेगा, वो बेसिकली पनामा कैनाल, वो चाइनीज इंटरेस्ट हर्ट कर रहा है ओपनली अपने बैकयार्ड में, चाइना से दूर है, दादागिरी कर रहा है, कर सकता है। लेकिन अगर उसने चाइना से पंगा लेना है, पैसिफिक ओशन के पार आके या अटलांटिक से इधर आके ईरान से पंगा लेना है, तो अमेरिका की जो कैपेबिलिटी है वो एकदम से कम हो जाती है अगर यूरोप अलग हो जाए। देखिए, जो ईस्ट वेस्ट हेमिस्फेयर की बात करते हैं, आप ग्रीनविच जो लाइन है उसको सीधा ड्रॉ करेंगे तो आपको दिखेगा कि यूरोप के कुछ फ्रिंजेस को छोड़ के वेस्टर्न यूरोप का पूरा जो यूरोप है वो ईस्ट में चला जाता है। उसके सिर्फ थोड़े से जो मोरक्को के ऊपर जो यूरोप का हिस्सा है, मेडिटेरियन के, वो एक रहता है। आप इमेजिन कीजिए कि नेटो के अड्डे, अगर ईयू ये बोले कि तुम ग्रीनलैंड में घुस रहे हो, जैसे बोल रहा है वो ऑलरेडी, भारत से भी अपील की है स्वीडन के उसने प्राइम मिनिस्टर ने, अगर डेनमार्क और ये सारे इकट्ठे खड़े हो जाएं, उन्हें मिलिट्री पावर नहीं है अमेरिका से लड़ने के लिए, ये भी सच है, लेकिन अगर वो खड़े हो गए और उन्होंने ये कहा कि भाई तुम जाओ तेल लेने, वेनेजुएला से लो, जहाँ मर्जी लो, हम तुम्हारे साथ नहीं खड़े हैं, तो अमेरिका के जो अड्डे हैं यूरोप में, जहाँ सदर्न यूरोप में, सदर्न अटलांटिक में, वो एक किस्म से नल एंड वाइड हो गए। तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका इतनी दूर से उठ के अटलांटिक पार करके फिर वो लड़ने आएगा ईरान में? और वो तब लड़ने आएगा ईरान में जब उसके पीछे ईरान को, आज मैंने ट्वीट किया था, काफ़ी लोग, हमारे लोग इमोशनल हो जाते हैं, समझते नहीं है। मैंने जब ये कहा था कि चाइना और रशिया ईरान को सपोर्ट करेंगे, मतलब ये है, रशिया ने तो डिफेंस पैक्ट साइन किया हुआ है, रशिया ने पिछले जून से लेकर अभी तक एयर डिफेंस उनका पूरा सेट किया है। चाइना सामने ना लड़ा, किसी के सामने लड़ेगा, वो करेगा टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट। रशिया भी अपने जवान नहीं भेजेगा, लाइकली नहीं है, लेकिन वो जो न्यूक्लियर में थोड़ी सी कमी है अगर ईरान में, वो पूरी कर सकता है रशिया, उनको यूरेनियम दे सकता है बिना खुद लड़े। चाइना ने अगर स्टारलिंक जैम कर दिया, पहले कहते थे रशियन ने किया, कहते चाइना ने किया, तो टेक्नोलॉजिकली जो आजकल की लड़ाई पूरी टेक्नोलॉजी पे लड़ी जाती है, तो चाइना साथ में खड़ा है बिना इन्वॉल्व हुए। और जो सी ड्रोन की जो नुमाइश चल रही है, जहाँ पे 50-60 ड्रोन इकट्ठे जाते हैं समुद्र के अंदर, सोलर पावर होते हैं, खुद ही टारगेट ढूंढ के सबमरीन्स को ठोक देते हैं, तो अगर बीच में अगर आते हैं, जो कि चाइना के पास हैं, तो अमेरिका की पावर अटलांटिक से पार आके लड़ने की क्षमता, जब यूरोप के ऊपर के अड्डे खत्म हो रहे हैं, तो आपकी पूरी पावर जो है सी बेस्ड है। और सी बेस्ड हो, और उसमें हूतीज ने पिछली बार आपको इतना ठोका था कि अब रेड सी के नॉर्थ में छुप गए थे अपना फ्लीट लेके। तो हूतीज को आप मत बोलें, आप ये ना बोलें कि अगर चाइना के पास वो ड्रोन कैपेबिलिटी है, और ईरान के ड्रोन भी बड़े फेमस हैं जो अंडर सी वाले, तो क्या अमेरिका की जो पूरा दामोदार उनकी जो नेवी के ऊपर है, क्या वो सस्टेन कर पाएगा एक लड़ना यहाँ पे आके? लेकिन फिर भी लड़ने का चांस इसलिए है कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड को छोड़ के ईरान की तरफ आता है, तो एक तो उसने इजराइल पे बड़ा एहसान कर दिया, वो बात अलग है। ये आपको बता दूं कि ईरान के पंगे लेने से सबसे पहले इजराइल ठुकेगा और अमेरिकन अड्डे ठुकेंगे, देख लेना आप, उनको बहुत पनिशमेंट मिलेगी, वो आयरन डोम शोम सब खत्म हो जाएगा, बिकॉज ईरान ने अपनी बेस्ट मिसाइल यूज नहीं किया अभी तक, और आज यूज ही नहीं अमेरिका ने किया। आज अमेरिका ने कतर में जो उनके सैनिक थे उनको कहा है कि आप तुरंत यहाँ से इसको खाली कर दें। उनको सबसे डर है बड़ा कि ईरान ठोकेगा इसको। सबसे बड़ा एयर बेस है कतर में, और सबसे बड़ा मिलिट्री बेस बहरीन में है। और ईरान ने पहले कहा था कि मेरे से पंगा लोगे तो मैं तुम्हारे जो दोस्त है ना यहाँ पे, सऊदी अरेबिया सबसे ऊपर लिस्ट में, उसको पहले ठोकूंगा। और सऊदी अरेबिया का ऑयल वेल जितने भी हैं सारे शिया लोकेलिटीज में है, उसकी पॉपुलेशन शिया है, तो वहाँ बड़ा कॉम्प्लेक्स सा सिचुएशन है। लेकिन फिर भी ये बेवकूफ़ी कर सकता है वो, इसलिए कि अगर वो ये करता है, ग्रीनलैंड को छोड़ दे, तो पूरा नेटो इकट्ठा हो जाएगा। देखिए, आप ईरान से अगर पंगा शुरू होता है और तबाही मचती है इसराइल की, तो नेचुरली सारे जो वाइट्स हैं, जो अपने आप को एंग्लो सैक्सन हैं, जो भी हैं, ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, तो नेटो थोड़े और साल जी लेगा। तो ये मेरे को लगता है
कि देखो हम ट्रंप को जितना मर्जी ओमकार जी बोले बेवकूफ़ है, एक सुपर पावर का प्रेसिडेंट है, उसकी एक थिंक टैंक है, लोग साथ में हैं, वो ठीक है, वो सरेआम बात करता है, जो पहले अमेरिका करता है ऐसे ही था, लेकिन बोलता नहीं था, ये बोल रहा है, इतने फ़र्क है और कुछ नहीं, करतूत उसकी हुई है। उस संदर्भ में आप देखेंगे तो उसको बताया जाएगा कि भाई ग्रीनलैंड में गया तो तुम्हारा यूरोप हाथ से निकल गया, तुम्हारा यूरोप हाथ से निकल गया तो तुम्हारा वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जहां आप घुसने की कोशिश कर रहे हो ट्रम्प कॉरिडोर बना के कि मैं चाइना और रशिया के बैकयार्ड में जाके तेल और गैस निकालूंगा इनसे, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तो वो सपना खत्म। अगर आप ईरान की तरफ आते हो, उसमें इजराइल तो ठुकेगा, ईरान वाले यूएसए के अंदर जाकर तो यूएसए को नहीं मारने वाले, लेकिन वो जो जैसे आप कह रहे हो अड्डों को ठोकेंगे, चाहे कतर में, बहरीन में, यहाँ तो बहुत सारे अड्डे हैं, हर देश में है। उससे नेटो का जुड़ने का, एक यूनिफाई होने का एक पॉसिबिलिटी है। और दूसरा खतरा क्या है ग्रीनलैंड का ओंकार जी, अगर यूरोप जो कह रहा है वो करना चाहता है, वो क्या कह रहा है कि हम अमेरिका को अपोज करेंगे ग्रीनलैंड में, तो यूरोप के किसी भी देश में कैपेबिलिटी नहीं है, मिलिट्री कैपेबिलिटी अमेरिका को रोकने की। अगर उनका एक प्राइम मिनिस्टर किसी देश का मोदी जी को अपील कर रहा है, तो आप समझ सकते हो कि वो हताश है। तो अगर ऐसी बात हुई, और आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आपको पेंट करता हूं कि यूरोप जाता है पुतिन के पास कि पुतिन जी, हमने आपको यूक्रेन से हमने लड़ा रखा है, यूक्रेन को करो बंद, यूक्रेन के आप बाहर में, आप हमें हमारे साथ डिफेंस पैक्ट कर लो कि आप हमारे सपोर्ट में आओगे। अगेन रशिया को कोई फौज भेजने की जरूरत नहीं है, उसकी पनडुब्बियां हैं, उसकी मिसाइल्स हैं। ऐसा डिफेंस पैक्ट हो गया तो अमेरिका ग्रीनलैंड में शायद ना आए, बिकॉज वहां आ गया तो फिर वर्ल्ड वॉर है। तो ये बहुत सारी एक फ्लक्स चल रहा है, और आने वाले 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे में ओंकार जी क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। जो चीजें हम सोच रहे हैं हो ही नहीं सकती। कोई को बोलेगा रशिया और यूरोप का मेल कैसे हो सकता है। हालात जब अनयूजुअल हों तो अनयूजुअल बातें होती हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो यूरोप को यूनिफाई करेगा और ईरान को टारगेट करेगा, इसलिए पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। इसलिए भारत ने अपने सैनिक निकाले हैं, अपने सिविलियंस को सबको बोला है, और अमेरिका अपने सैनिक वहाँ से निकाल रहा है। क्योंकि आज मैंने एक ट्वीट किया था कि अगर उसको चाइना की ऐसे सपोर्ट मिल जाती है, ईरान को, रशिया की मिल जाती है, तो उसके पास इतना मिसाइल का भंडार है कि वो इसराइल को चेप देगा और यूएस के ठिकानों को तबाह करेगा। तो अगर आप ईरानियन हो और एक इस्लामिस्ट ईरानियन हो जिसने 72 मोहरों से मिलना है, उसको ये वाला जन्म जो है वो इनके विचार में तो वेस्ट है ना टाइम का। तो आप बताओ, जब बिल्कुल। आपको पता है अमेरिका मेरे को मारने आ रहा है, तो क्या आप पहल नहीं कर सकते? अगर आपको मरना ही है तो मार के मरोगे ना, पहल करोगे तो मार के मरोगे, पहल नहीं करोगे तो वैसे मारे जाओगे। ईरान तो तबाह नहीं हो सकता, बहुत बड़ा देश है, मगर रजीम शिजीम खत्म हो जाएगी ना। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि ईरान ही ना कहीं शुरू कर दे। तो बहुत इंटरेस्टिंग टाइम में हम रह रहे हैं ओंकार जी। हमने, आपके बाल सफ़ेद है, मेरे इतने सफ़ेद हो गए मैंने पूरे शेव ही कर डाली। हमने ऐसा टाइम कभी नहीं देखा। तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन ये वॉर तो लगभग भारत के दरवाजे पर ही ले आए हैं डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, कल इनका जो ट्रुथ पर मैसेज था, इन्होंने कहा कि ईरान के देशभक्तों, प्रोटेस्ट जारी रखो, इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा कर लो, उनके नाम सेव कर लो, उनकी पहचान कर लो, जो तुम्हें मार रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ लड़ रहे हैं, इनको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने सभी मीटिंग कैंसिल कर दी हैं ईरान ऑफिशियल्स के साथ में, और ये तब तक कैंसिल रहेंगी जब तक ये हत्याएं नहीं रुक जाती। और इन्होंने कहा कि हेल्प इज ऑन इट्स वे। इसका मतलब क्या है, ये थोड़ा सा समझाइए। हेल्प, मदद जो है वो रास्ते में है। हाँ, रास्ते में है, रास्ता बहुत लंबा है। ओंकार जी, आप ईरानियन हैं, सपोज करें आपको बड़ी खुंदक है, खोमेनी को पसंद नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, ईरान बेसिकली बड़ी लिबरल कंट्री थी, मगर आप क्या आंखें बंद करके यूएस पे भरोसा कर सकते हो? आपने सीरिया में नहीं देखा क्या किया यूएसए ने? आपके पड़ोस में एक गला काटने वाला जिहादी वहाँ का प्रेसिडेंट बन के बैठा है, जिसको यूएन में भी बोलने का तो ईरानियन बेवकूफ़ नहीं है। उनको जो थोड़ा बहुत प्यार था ना, चांस था, जब सीरिया में भी इन्होंने कुर्द मारे, लेडीज को मार मार के पकड़ के मारना शुरू किया और रेप करना शुरू किया, आपने देखा फोटोज आए, तो कोई भी सेंसिबल ईरानी सोचेगा भाई हमने अमेरिका के बेड़े में चढ़ तो जाएंगे, लेकिन ये वो शेर है कि उतर नहीं सकते, आप उतरोगे तो खा जाएगा। बाकी ये जो इसकी लैंग्वेज है, तो आपको राहुल गांधी जैसी लैंग्वेज नहीं लग रही? बिल्कुल। अगर आप, ये सोरोस की लैंग्वेज है ये,
हालांकि सोरोस इसका खिलाफ है, बट और भी तो बड़े सोरोस के प्यादे हैं। हेल्प इज ऑन वे बहुत इंटरेस्टिंग है, और बिल्डअप तो हो रहा है, लेकिन जो बिल्डअप पिछले 10-15 दिन से चल रहा है इन द विसिनिटी ऑफ वेस्ट एशिया, वो कंटिन्यूड है, लेकिन हेल्प ऑन द वे के बाद ऐसा कोई दिखा नहीं कि कुछ बड़ा कुछ स्पेशल हो रहा है। लेट्स सी, अगर इनके फ्लीट्स आ जाते हैं, नेवल फ्लीट, ईरान को सॉर्ट आउट करना है तो इसको अपने कम से कम 2 फ्लीट तो यहाँ लाने पड़ेंगे, तब हमें एक बिल्कुल सही इंडिकेशन मिलेगी। पर क्या वो फ्लीट लेके आएगा? जो मैंने आपको सी ड्रोन्स और बाकी बातें बताई और हूतीज का एंगल बताया, तो सेफेस्ट अमेरिका के लिए ये है कि वो ये बॉम्बर लाए और इसराइल के साथ लड़ाई शुरू हो जाए, ये भी बीच में बॉम्बर लाए लॉन्ग रेंज वाले, और उसका खमियाजा वो इसराइल ने भुगतना है। इसराइल ठुक जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। हमारी हमदर्दी उनके साथ है, हम उनको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, बट जियोग्राफी जो है आपकी सट मार खाने की, अगर आप में ताकत नहीं है ना, तो आप दूसरे को मार नहीं सकते। इसराइल के पास जियोग्राफी नहीं है, और इसराइल के अंदर भी पॉलिटिकल इश्यूज बन चुके हैं। तो इस ऑन द वे का मुझे ट्रांसलेशन तो ये है कि बस हम आप पहुंचने वाले हैं, डोंट वरी। पता नहीं, अभी 24 घंटे तो हो गए, लंबा ही रास्ता है, कोई पता नहीं कहाँ से ट्रम्प कहता कुछ है सर, करता कुछ, आपको पता तो है। और मैंने ये इसलिए भी दिखाया है दर्शकों को कि मेरे विचार से ये दुनिया में एकमात्र वाहिद राष्ट्रपति है या ताकत है, अमेरिका ठीक है ताकत तो है, ये तो मानना पड़ेगा, जो खुल्लम खुल्ला दूसरे देशों में हस्तक्षेप कर रहा है और प्रदर्शनकारियों को कह रहा है कि प्रदर्शन करते रहो, इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा करो, सबकी लिस्ट बना के रखो और हम आकर के फिर उनको सबक सिखाएंगे। ऐसा तो कभी हुआ नहीं अजय जी। हाँ, वो जिसने भी किया वो अपने देश के अंदर ही करता है। राहुल करता है, हमारा राहुल गांधी ऐसी धमकियां देता है, हम बाहर से कभी नहीं करते। और मैं बताऊं, जो करते हैं वो बोलते नहीं है। इसका ये रिकॉर्ड है कि इसने जब जब मीटिंग की तभी भी इसने अटैक किया। जब ईरान पे इसके बॉम्बर्स आए तो ईरान से नेगोशिएशन चल रही थी। जब कतर पे बोmbardment हुई तो हमास की टीम कतर में बात करने आई हुई थी। तो जो बंदा पीस टॉक्स को इनवाइट करके आपके ऊपर मारता है, गोले फेंकता है, अगर वो ये कह रहा कि मैं गोले फेंकने आ रहा हूँ, तो हो सकता है वो ना ही आए। है तो वो, ये देखो ना, ये इसको प्रिडिक्ट करना भी मुश्किल है, और ये झूठ बड़ा बोलता है। अगर आपको ठोकना है तो आप क्यों बोलोगे? क्या जरूरत पड़ी आपको डिक्लेयर करके? और अगर आप जहाज आके अगर आप तेहरान में बॉम्बार्डमेंट करेंगे, तो वो जिन लोगों को आप कह रहे हो, तो वो उनको क्या गारंटी है बचेंगे? क्या कोलैटरल डैमेज नहीं होगी? मागा तो फेल हो गया, मीगा बनाने चल पड़े आप। तो मागा का फेलियर भी तो ईरानियन को दिख रहा है ना जी। तो पर कुछ कह नहीं सकते। मुझे लगता है कि अगर इसने कुछ नहीं करना तो बात लगा, करना ही है, कसम ही खा रखी है, तो ईरान में करेगा, जिसका रीजन मैंने आपको बताया। ग्रीनलैंड इज टू रिस्की फॉर अमेरिका। यूरोप को ये तो कहा जा रहा है कि अगर इसने ग्रीनलैंड पर अटैक किया, कब्जा करने की कोशिश की, तो नेटो टूट जाएगा। ये कितना सही है ये कहना कि नेटो टूट जाएगा? देखिए, नेटो का टूटना कुछ 6-7 महीने पहले की बात है। मैंने एक ट्वीट किया था कि यूएन तो टूटेगा ही, लेकिन लग रहा है कि नेटो पहले टूटेगा। नेटो वाले अनकंफर्टेबल क्यों है? पहले नेटो का मतलब था पूरा ही खर्चा अमेरिका उठा रहा था। यूरोपियन अपना अच्छा लाइफस्टाइल, साइकिल वाइकिल करके, स्कीइंग घूम करके, क्लबिंग करके खुश थे। इसने फिर बोला कि तुम सारे 5% अपना जीडीपी का नेटो में डालो। तो वो कंट्रीज का पहले ही एक रिसेशन यूरोप में भी सेट हो रखा है। चाइनीज ने उनकी मैन्युफैक्चरिंग टेक ओवर कर ली, जर्मनी की मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई है। यूके के हालात आपको पता ही है क्या हो गया, वहाँ तो पूरा ही रजीम ही चेंज हो गई ना, वहाँ तो लॉ मिनिस्ट्री अभी पाकिस्तानी बन गई। रहा फ्रांस, तो फ्रांस में आपको पता कि उनकी पुलिस बड़े गेटों में जाती नहीं है। न्यू ईयर और क्रिसमस की सेलिब्रेशन इस बार यूरोप में नहीं हुई कि इस्लामिस्ट जो है वो पंगा करेंगे। तो इतनी वीक हालात में जो यूरोप है, उनके पास पुराना पैसा है, दुनिया भर का 2 नंबर का पैसा पड़ा है स्विस बैंक्स में, गोल्ड पड़ा है सिटी ऑफ लंदन में, वो सब ठीक है, लेकिन इकोनॉमिकली वो उतने ही वीक है यूरोप पूरा जितना यूके वीक था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तो ऐसे हालत में अगर आप उनको ये बोलो कि आप 5% अपना जीडीपी जो है वो आप लड़ाई पे खर्चो ताकि मैं आपको हथियार बेचूं और आप वो हथियार यूक्रेन में दो, तो पहले लोग उससे अनकंफर्टेबल हैं। इनकम होती तो कर भी लेते। दूसरा, जो ट्रंप ने किस किस को बुला के इंसल्ट नहीं किया अपने ऑफिस में आके, और जब वो इसको मिल के आता है इंसल्ट नहीं करता, उसके पीछे उल्टा स्टेटमेंट देता है, जो अगला बंदा घर पहुंच के कहता है मैंने तो ऐसा सौदा किया ही नहीं।
जब ये अलास्का में मिल के आया तो पुतिन के साथ जो हाथ मिलाया, आपके प्रोग्राम पे मैंने कहा था इन्होंने अपने आपस में हाथ मिलाया है और इसने पुतिन के हवाले कर दिया यूरोप। तो यूरोप को ये भी लगता है कि इसने हमें डिच किया है। क्यों डिच किया कि यूक्रेन में जो इसको रेयर अर्थ और वो जो भी इसका सपना था वो यूके ने पहले एग्रीमेंट किया था, इसलिए इसकी यूके से नहीं बनती। तो ऐसे हालत में फिर नेटो बचा क्या? नेटो का एक मेंबर अटलांटिक के उस तरफ है जिसका नाम है अमेरिका, बाकी सारे जो 34-35 मेंबर इस तरफ है यूरोप की तरफ। और एक था कोई, आई एम नॉट श्योर, साउथ अमेरिका का है नहीं कोई, मेरे ख्याल ज्यादा नेटो का कोई नहीं है, कनाडा है उधर ऊपर बस, बाकी नीचे कोई नहीं। तो जब ये लोग इसको पसंद नहीं करेंगे, चाहे 2 साल के लिए ना करें या ना करें, तो फिर नेटो बचा कहाँ? और ये कहता है कि ये ट्रांजैक्शनल है, कि कुछ फायदा होगा तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। और कन्वेंशनल वेपन जो लड़ाई लड़ने के साधन है वो ये काफी एग्जॉस्ट कर चुका है, यूक्रेन में भी और इसराइल में भी। तो इसलिए नेटो का टूटना इसलिए लगता है कि देखो, एंड ऑफ डे जी, दुनिया और ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ पैसे पे चलती हैं। जिस दिन पैसे की कमी पड़ती है, अमेरिका की अपना 37-38 ट्रिलियन डॉलर पे कर्जा है, वो अमेरिका ये वो नहीं है जो 20 साल पहले था। तो आप कर्जे में दबे हो, आप फाइनेंस कर नहीं सकते, यूरोप का बुरा हाल है, वो अपने आप को सपोर्ट कर नहीं सकता, तो नेटो चलेगा कैसे? तो इसलिए लग रहा है कि नेटो का टूटना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में नेटो का टूटना, यूएनओ का टूटना, ब्रिक्स के उठते ही आपको ये क्रम्बलिंग दिखाई देगी। इसलिए हमें लगता है, बाकी देखेंगे क्या होता है। और ये जो सर्जियो, बट ईरान में घुस जी, गया अगर ओमकार जी, तो नेटो फिर जुड़ जाएगा, एटलीस्ट फॉर 5-7 साल फिर जुड़ा रहेगा। सही है। ये जो सर्जियो गोर आकर के महेंद्र कपूर के नगमे गा रहा है दिल्ली में कि तुम अगर साथ देने का वादा करो मैं यूं ही मस्त नगमे सुनाता रहूं, तो ये क्या है? मतलब क्या मतलब समझें कि साहब ट्रम्प और मोदी जी की दोस्ती तो एक अलग ही लेवल की है। अच्छा, इतनी बढ़िया दोस्ती है कि आप मुनीर को बुला करके लंच करा रहे हो, आप डेड इकोनॉमी बता रहे हो, आप सीज फायर पर झूठ बोले जा रहे हो, आप यहाँ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में मोदी जी की मुश्किलें बढ़ा रहे हो। इतने बढ़िया दोस्त हो आप। सर्जियो तो पहले हमारा भारत का एम्बेसडर है नहीं, दूसरा वो डिप्लोमेट भी नहीं है, वो ट्रंप का चुनाव एक नुमाइंदा है, यंगस्टर है, जिसको पूरे का पूरा इलाका हवाले कर दिया। तो हमारे जैसे देश के लिए एक इंसल्ट की बात है कि अमेरिका का एम्बेसडर हमें और पाकिस्तान को और बांग्लादेश को बराबर मानता है। दैट्स वन। सेकेंडली, ये जो गाने जो इसको लगा था कि भारत में वो इमोशनल ब्लैकमेल और चल जाएगा, उसको ये नहीं पता कि भारत में जो आजकल लोग हनुमान चालीसा गाते हैं, आजकल महेंद्र कपूर के गाने बंद हो गए, इतने हो गए कि अब अनूप जलोटा फिल्म बना रहे हैं अपने पे, अनूप जलोटा मूवी में आ रहे हैं, इतने भजन इतने पॉपुलर हो गए आजकल, इतना अच्छा कर रहे हैं बिजनेस। आप इधर गाने गा रहे हो, उधर वो कह रहा है 25 मिनट में और लगा दूंगा ईरान के तेल पे, तो आप इफेक्टिवली हमें 75% पे ले गए। तो ये गाने बजाने का अगर ये सोचता है कि मोदी की तारीफ करके मोदी जी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, तो मोदी जी ने तो कॉल ही नहीं किया ट्रंप को। पिछली बार हमने डिस्कस किया था जब वो कनाडा से ट्रंप को मिलने उन्होंने मना किया था, मैं नहीं आ रहा, जब वो मुनीर को गले में गोद में बिठा के बैठा हुआ था। और यहाँ ये दूसरा इंस्टांस है कि वर्ल्ड का सुपर पावर प्रेसिडेंट कहता है मेरे से बात कर लो, और मोदी जी बात नहीं कर रहे, और उसकी बौखलाहट जो है वो हमारी अपोजिशन को वहाँ से मसाला आता है, और ये मोदी सरेंडर नरेंद्र सरेंडर बोलना शुरू कर देते हैं, सच सामने आ जाता है। तो सर्जियो गोर को तो आप इग्नोर कर दो, वो बेसिकली वो हमारा हितैषी है ही नहीं, उसको यहाँ भेजा गया है ताकि वो हमारी अपोजिशन के साथ, आपने देखा था पहले भी अमेरिकन डिप्लोमेट्स को हैदराबाद में किसी को मिल रहे हैं, कश्मीर में किसी को मिल रहे हैं, ये वो बेसिकली उस काम के लिए आया। जितने मर्जी गाने गा ले, हम नहीं सुनते गाने, हम हनुमान चालीसा गाते हैं आजकल। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, व्यस्त समय में से आपने समय निकाला और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। और दर्शकों से निवेदन है, आपको अगर ये चर्चा अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबाएं, वीडियो को शेयर करें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद।